नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। हमारे यूट्यूब के वीडियो पे हमेशा एक कमेंट ऐसी आ रही थी कि हमको ड्रिप इरिगेशन करना है। मतलब किसान भाई बोलता था कि हमको ड्रिप इरिगेशन करना है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना। तो आप एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाओ। तो वैसे तो हमने ड्रिप इरिगेशन पे कई सारी वीडियो बनाई है, लेकिन मतलब ऐसा हो गया है कि वो टुकड़ों टुकड़ों में बनी है। तो यहाँ पे मेरे साथ है मेरे साथी सागर जी। तो इनको लेके हम एक प्रयास करने वाले हैं कि ड्रिप इरिगेशन के ऊपर एक पूरा का पूरा ट्यूटोरियल बनाया जाए। फिर ये 10 पार्ट की वीडियो बने, 15 पार्ट की वीडियो बने, या कुछ भी बन सकती है। लेकिन यह वीडियो देखने के बाद आपको ड्रिप इरिगेशन के बारे में कोई भी सवाल नहीं रहेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो ऐसा ही एक प्रयास हम रेन गन के बारे में भी कर रहे हैं। मेरे दूसरे एक साथी है नागार्जुन जी, उनके साथ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ पे जाके रेन गन के बारे में जानकारी पा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के सीरीज़ में हम ड्रिप इरिगेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। और अगर यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट में पूछिए। मैं सागर जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे से वो कमेंट आप लेके आया करिए और यही वीडियो के सीरीज में पूछा करिए। तो सागर जी, ऐसा एज्यूम कीजिए कि कोई किसान है और उसको ड्रिप इरिगेशन करना है, तो उसके मन में कैसे कैसे सवाल आते हैं, पहला कौन सा आता है, दूसरा कैसे आता है, ऐसा पूरी एक सीरीज बनाएंगे। तो आप आपका सवाल पूछिए। अभी मान लो मेरे पास समझो 5 एकड़ का प्लॉट है, तो उसमें मुझे ड्रिप इरिगेशन करना है। तो मुझे उसमें कुछ भी नहीं मालूम है ड्रिप इरिगेशन मतलब कैसे करना। हाँ, कैसे करना है उसमें, मतलब पानी कहाँ से उठाओ, पाइपलाइन कैसे बिछाओ, उसमें मतलब कुछ भी नहीं जानकार हूँ। मुझे ड्रिप लगाना है। तो आप सबसे पहले आपको यह तय करना रहता है कि आप जिस क्षेत्र में ड्रिप कर रहे हो उस क्षेत्र का लंबाई और चौड़ाई कितना है, आया समझ में, और वहाँ पे पानी का कौन सा सोर्स है और कितना पानी उपलब्ध है। तो आप कोई भी एक खेत निकालिए, उसको मैं 5 एकड़ मानूंगा। अभी मान लो एक मुझे 20 एकड़ का प्लॉट आया था। अभी चेंज मत कीजिए, नहीं तो किसान कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले 5 एकड़। ठीक है, ठीक है, 5 एकड़ है। हाँ, अभी रुकिए आप। अभी ये मान लो कि 5 एकड़ का क्षेत्र है। ओके, हाँ। अभी यहाँ पे हो सकता है कि आपकी जो कुआं है या आपकी जो बोरिंग है या आपने कोई नदी से, नाले से, नहर से पानी लाया है, तो वो खेत के कोई भी हिस्से में आ सकता है। मैं मान लेता हूँ कि वो इस हिस्से में है। हो सकता है कोई किसान भाई का इधर है, कोई किसान भाई का इधर है, कोई किसान भाई का इधर है। अभी जब आप इसको बोल रहे कि 5 एकड़ का क्षेत्र है, तो सभी किसान भाइयों ने पहले ये समझना चाहिए कि ड्रिप इरिगेशन करने के लिए बड़े क्षेत्र को अपने हिसाब से छोटे क्षेत्र में कट करना पड़ता है, फिर उस हिसाब से इंस्टॉलेशन होता है। अभी ये कट करने का प्रावधान क्या क्या है कि कई जगह क्या होता है, कई खेतों में क्या होता है कि प्रकृति से ऐसे कुछ चीज़ें रहती है कि उसके वजह से 2 खेत अलग अलग रहते हैं। तो किसानों ने उसका भी सोचना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो सीधा सा हिसाब है कि एक एक सवा एकड़ के अपने को टुकड़े गिराना है। तो ये ड्रिप इरिगेशन करने के पहले क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान क्या सोचते हैं कि पहले हम एक परमानेंट पाइपलाइन करें, मेन पाइपलाइन। इसका ड्रिप से कोई एक संबंध नहीं है, बराबर, कोई एक संबंध नहीं है। लेकिन ये पाइपलाइन क्यों करना चाहिए कि आपको बाद में ड्रिप लगवाना है, आपको स्प्रिंकलर लगवाना है, या अगर आपको ये दोनों भी नहीं लगवाना है और आपको जो ज़मीन के ऊपर से पानी देते हैं फ्लड इरिगेशन, उससे पानी देना है, तो भी तो आपको खेतों तक पानी लेके जाना पड़ेगा। अभी आपने ये 5 एकड़ का क्षेत्र मुझे बताया है, तो ये बड़ा क्षेत्र है। तो कभी भी किसान भाई ने क्या करना चाहिए कि अपने हिसाब से मेन पाइपलाइन ज़मीन के अंदर डाल देनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण काम रहता है। थोड़ा इसमें खर्चा आता है, लेकिन अभी ज़मीन में कितना डालना, तो जैसा उधर की रीति रिवाज है, कोई एरिया में 1 फुट डाला जाता है, कोई एरिया में 1.5 फुट, कोई एरिया में 2 फुट, लेकिन उससे ऊपर डालने की कोई अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा।
और ज़मीन के अंदर कौन सा पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी एक सवाल आता है। बराबर। तो देखो, आप लोहे का पाइप भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप जो कॉइल आती है बड़ी एचडीपी पाइप, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या जो रिजिड पीवीसी पाइप आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन लोहे का पाइप या जो बड़ी कॉइल है एचडीपी पाइप, ये महंगी जाती है, तो उसके तुलना में जो एचडीपी पाइप अपना रिजिड पीवीसी पाइप है उसका इस्तेमाल करना आसान रहता है। अभी कई एरिया में एक प्रॉब्लम हमको हमेशा देखने को मिलता है कि ये जो रिजिड पीवीसी पाइप है ये हल्के क्वालिटी का मिलता है। तो मैं बताऊंगा कि कोई भी किसान हो, आपके गांव में जो ब्रांड, अच्छा ब्रांड, मैं लोकल ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई अच्छा ब्रांड मिलता है तो आप वो कंपनी का 4 केजी ISI पाइप इस्तेमाल करो। तो जैसे कि हमारे जलगांव में एक पीवीसी पाइप का ब्रांड बहुत फेमस है, सुप्रीम। अभी एक बहुत अच्छा एस्टेब्लिश ब्रांड है। तो कई लोग क्या करते हैं कि सुप्रीम के आगे कुछ लगवाएंगे, सुप्रीम के पीछे कुछ लगवाएंगे, उसका कोई स्पेयरिंग बदला देंगे, सुप्रीम एक्स करेंगे, वाई करेंगे, जेड करेंगे। तो मैं सभी किसान भाइयों को बोलूँगा कि ऐसे कंपनियों से आपने दूर रहना है, क्योंकि जो कंपनी खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश करने में इच्छुक नहीं है और कोई दूसरे कंपनी का ब्रांड का फ़ायदा उठाने के चक्कर में है, वो आदमी की सोच गलत है। तो उसके तरफ से कुछ अच्छा मिलने की अपन अपेक्षा नहीं कर सकते। तो जो भी अच्छा एस्टेब्लिश ओरिजिनल ब्रांड है उनको बोलने का कि मुझे 4 केजी ISI रिजिड पीवीसी पाइप दीजिए। अभी 4 केजी मतलब क्या है कि पाइप का वजन 4 किलो नहीं आएगा, वो पाइप 4 केजी पानी का प्रेशर, मतलब जब पानी का प्रेशर अंदर से 4 केजी होगा उतना सहन करने की ताकत रखेगा। और उसको अच्छे तरीके से अगर आप फिटिंग करेंगे तो आपको अगले 20-25 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उस हिसाब से यहाँ पे उन्होंने, अभी मैं एक अंदाजे ऐसा सब मेन पाइपलाइन डाल देना चाहिए। अभी कोई किसान भाई ऐसा भी डाल सकता है, वो डिपेंड, आगे उसकी क्लियरिटी आएगी कि वो कैसे सोच रहा, समझ में आया? तो ये डाल देना चाहिए। अभी ये पाइपलाइन को जगह जगह पे किसान भाई क्या करते हैं कि चेंबर निकालते हैं। चेंबर निकालना मतलब क्या कि पाइपलाइन तो ज़मीन के अंदर है, तो आप जगह जगह उसको लगवाते समय ही वहाँ पे टी लगवाएंगे और टी को कॉक लगवाएंगे और उसका एक पाइप का टुकड़ा लगवा के उसको ज़मीन के ऊपर छोड़ दे ला के रखेंगे। अभी क्या हो जाता है कि ये ऐसा ही छोड़ दिया ना, तो वो जो पाइप है वो आपके नीचे के पाइप को ख़राब करता है। तो उसको किसान भाई क्या करते हैं कि वहाँ पे ईंट सीमेंट से बांधकाम करवा लेते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि उसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं, चेंबर। और ये क्यों निकालना है, क्योंकि आपने तो ज़मीन के अंदर पाइपलाइन डाल दी है, बाद में अगर आपको कहीं से कनेक्शन निकालना है तो आपको बहुत खुद काम करना है, बहुत मेहनत करना है। तो ये कैसे रहता है कि एक अपने हिसाब से ठराविक अंतर पे आपने चेंबर निकाल के रखे, तो बाद में मान लो कि आपको ड्रिप नहीं करना है और आपको जो पुरानी पद्धति है ज़मीन के ऊपर से पानी देना है उसका इस्तेमाल करना है, तो यहाँ से कहीं से भी आप पानी निकाल सकते हो, उसका इस्तेमाल आपके तरफ कर सकते हो। अगर ड्रिप करना है तो भी वही सिचुएशन है कि इसका निकाल के आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये ऐसा सोचना चाहिए। और ये अभी सवाल आएगा कि मोटर कौन सी लेनी चाहिए। तो देखिए, मोटर के ऊपर भी मैं बहुत अच्छे से और कम शब्दों में बताना चाहूँगा कि मोटर ड्रिप के लिए नहीं चुनाव करते। आपके तरफ कितना पानी है, वो कितने गहराई में है, आपके तरफ इलेक्ट्रिक कैसा है या इलेक्ट्रिक नहीं है, तो उस हिसाब से आपको मोटर सिलेक्शन करना है। अभी ये कहीं भाई हमेशा परेशान रहते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन मैं एक बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल आपको इसके ऊपर सॉल्यूशन देता हूँ कि आपके गांव में, तालुके में, ज़िले में, आपके आजू बाजू में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छे ब्रांड की डीलर डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा। अच्छे ब्रांड कही है मोटर में, CRI है, टेस्मो है, पड़गिरवार है, डेक्कन है, कई है, फाल्कन है। तो वो कंपनी के डीलर के पास जाने का,
उनको बोलने का कि मुझे कंपनी के इंजीनियर से बात करना है, क्योंकि कंपनी का जो इंजीनियर रहता है उसको ट्रेनिंग दी गई रहती है कि भैया कैसे मोटर का सिलेक्शन करना, और उनको एक चीज़ याद से बताने का कि भाई हमको ड्रिप करना है या हमको स्प्रिंकलर करना है। अभी हो सकता है कि उनको भी मालूम नहीं है कि भाई ड्रिप करना है या स्प्रिंकलर करना है तो क्या प्रावधान है। तो इतना सा प्रावधान है कि मान लो उसको अगर आपने नहीं बोला, मतलब हमने एक वीडियो ऐसे भी बनाई है कि मोटर कैसे चुनाव करना, आप वो वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे, तो आपको मोटर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो हो सकता है कि जो इंजीनियर है उसको भी नहीं मालूम है कि भाई ड्रिप के लिए क्या प्रावधान रखना। तो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको ड्रिप नहीं करना है, स्प्रिंकलर नहीं करना है, तो वो इंजीनियर क्या सोचेगा कि यहाँ से मोटर ने पानी उठा के यहाँ तक पहुँचा देना चाहिए, बात खत्म। उसका प्रेशर कम रहेगा, मीडियम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, हो सकता है कि वो उसके बारे में नहीं सोचे। लेकिन ड्रिप अगर आपको करना है तो आपको ये समझना है कि आपको ड्रिप के हर एक पॉइंट पे आपको 1 kg पानी का प्रेशर मिलना चाहिए। तो उसको आपने बताना है कि भैया मुझे आप जो भी मोटर सिलेक्शन करेंगे वहाँ पे ये चीज़ का ख्याल रखो कि मुझे ड्रिप इरिगेशन करना है, और ड्रिप इरिगेशन के लिए मुझे पानी का प्रेशर लगने वाला है, 1 kg प्रेशर कम से कम लगने वाला है। तो आप मोटर का चुनाव करते समय कम से कम ऐसा सोचिए कि 1.5 kg या 2 kg पानी का प्रेशर हम ज़्यादा पकड़ेंगे तो एक तो मिल ही जाएगा। ये हो गया ड्रिप का और मोटर सिलेक्शन का। अगर किसी को स्प्रिंकलर इरिगेशन करना है तो वहाँ पे सिचुएशन अलग है कि उनको कम से कम 2.5-3 kg प्रेशर चाहिए, कम से कम 2.5-3 kg। तो उनको वैसे बताना पड़ेगा कि भैया हमको स्प्रिंकलर करना है तो 2.5-3 kg का प्रेशर हमको चाहिए। अभी ये पाइपलाइन की जब बात कर रहे थे तब एक चीज़ रह गई कि भाई कई किसान बोलेंगे हमारे तरफ तो फवारे का खोल फिटिंग का पाइप मिलता है तो उसका इस्तेमाल हम करें क्या। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको ज़मीन के अंदर डालना है तो खोल फिटिंग की तो वैसे भी आपके कोई काम की नहीं है, और वो जो खोल फिटिंग की असेंबली है वो लोहे की है, तो हो सकता है कि नीचे वो सड़ जाए, गड़ जाए। तो उसके लिए अगर ज़मीन के अंदर डालना है तो वो पाइप का इस्तेमाल मत करो। अगर कोई किसान भाई ऐसा है कि वो बोल रहा है कि नहीं भैया मुझे ये खर्चा करना ही नहीं है, तो उनके लिए वो पाइप का इस्तेमाल हो सकता है कि भाई आप खोल फिटिंग, फिर ये वो उनको कॉल लेना है कि वो मेहनत करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो फिर वो कर सकते कि भाई हमको ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन करना ही नहीं है, हम ऊपर के ऊपर जो भी एचडीपी पाइप आता है या फवारे का पाइप आता है, हालांकि कुछ लोग तो पीवीसी पाइप के ऊपर भी ये पाइपलाइन ऊपर के ऊपर रख सकते हैं। होगा कि ये पाइपलाइन अगर 20 साल चलेगा तो वो 5 साल चलेगा, 6 साल चलेगा ऊपर। लेकिन ये कॉल किसान ने लेना है। उसमें सिर्फ दिक्कत क्या आएगी कि आपकी पाइपलाइन ऊपर से होने में आपको थोड़ी बहुत तकलीफ आ सकती है। तो आपके जो खेतों के काम करना है उसमें दिक्कत आएगी, कभी उसके ऊपर से कोई ट्रैक्टर गाड़ी चली गई तो फूटेगी। एक बार अंदर डाल दी तो टेंशन नहीं। तो इस तरीके से ये पाइपलाइन के बारे में सोचना है। अभी मोटर के बारे में भी मैंने बता दिया। मोटर के बाद फिर सवाल आता है वापस कि पाइपलाइन कितने इंची लेना चाहिए। ये तो बता दिया कि पाइप कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कितने इंची, तो ये भी चीज़ डिपेंड रहती है आपके मोटर के ऊपर। मान लो कि आपकी मोटर 10 HP है, 10 HP, तो यहाँ पे आप 2 इंची का पाइपलाइन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 10 HP की मोटर इतना ज़्यादा पानी देगी कि वो 2 इंची पाइप में आएगी ही नहीं। तो ये पाइपलाइन का सिलेक्शन भी वो उससे ले लेना, क्योंकि मोटर सिलेक्ट करते समय ये पाइपलाइन कितनी इंची है ये चीज़ भी मायने रखती है। वो इंजीनियर जो कंपनी मोटर सिलेक्शन वाला है वो आपको पूछेगा, मतलब पूछेगा कि भाई आपकी पाइपलाइन कितने इंची, क्योंकि मान लीजिए आपकी 5 की मोटर है और आपने ये पाइपलाइन 2 इंची करी तो आपका पाइपलाइन का साइज छोटा हो गया, तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा बराबर। लेकिन ये पाइपलाइन अगर 4 इंची की हो गई तो इतना बड़ा पाइप हो जाएगा कि पानी आराम से पास हो जाएगा, तो प्रेशर कैसे बढ़ेगा। तो ये चीज़ भी मायने रखता है। अभी कई किसान भाई के मन में आएगा कि भाई हमारे गांव में तो मोटर वाला इंजीनियर है नहीं, तो आप फिक्र मत करो, हम हमारे लोगों को उसकी भी ट्रेनिंग दे रहे। कुछ ही दिनों के बाद हमारे लोग भी आपको सब मोटर सिलेक्शन वगैरह करवा के दे पाएंगे। हालांकि हमको मोटर बेचनी नहीं है, लेकिन हमसे रिलेटेड एक मुद्दा है, इसके लिए हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं।
तो पाइपलाइन का साइज भी हो गया। हो गया। हाँ, अभी मैंने ये भी बोला कि कोई किसान भाई ऐसा डालेगा, कोई किसान भाई ऐसा भी डाल सकता है, कोई किसान भाई बोलेगा नहीं भैया ये अगर एंगल में डाला, त्रिकोण में डाला तो हमारी पाइपलाइन बच जाएगी, इधर हमको वैसे भी चेंबर की ज़रूरत नहीं है, या उधर कोई दूसरा पानी का सोर्स है तो वो वैसे भी कर सकता है। ये सब का सब डिज़ाइन जब कोई किसान भाई का प्लॉट सामने आता है ना, उसके बाद संभावनाओं को देख के बनाया जाता है कि भाई किस संभावनाओं में किसान को ज़्यादा फायदा है, खर्चा कम है, तो ये उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। अगर कोई किसान भाई के मन में ऐसा ही मैप के बारे में डाउट है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इंजीनियर इसके अंदर बहुत अच्छे से ट्रेन है। आप आपके खेत का जो भी मैप है अगर उनको भेजेंगे तो वो आपको पूरा ड्राइंग, पूरा नक्काशा, हर एक चीज़ आपको निकाल के देंगे। अभी जो नक्काशा आपको भेजना है उसके लिए ऐसा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि भाई वो कोई सरकारी डिपार्टमेंट से निकालना है या कोई कंप्यूटर में बनाना है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप हाथ से भी एक कागज़ पे निकालिए, लंबाई डालिए, उसकी जो चौड़ाई है वो डालिए, पानी का सोर्स कहाँ पे है वो डालिए। अभी इस केस में हमने पानी का सोर्स यहाँ पे माना है, तो पानी का सोर्स जब आप दिखाएंगे तो एक चीज़ का ख्याल रखना कि कम से कम 2 माप उनको देना, कम से कम 2 देना, क्योंकि उसके बिना फिर वो तय करना दिक्कत हो जाता है कि एक्चुअल में पानी का सोर्स कहाँ पे। तो और बीच में अगर जैसे मैंने बोला था कि बीच में कुछ प्राकृतिक चीज़ों के वजह से खेत डिवाइड हुआ रहता है तो वो चीज़ भी उनको बता देना, हाथ से निकाल के देना। 2-4 फीट इधर उधर हुआ वो बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। अभी जो टुकड़े गिराने की बात थी कि भाई कैसे टुकड़े गिराने चाहिए छोटे छोटे, तो मान लीजिए कि ये खेत में ऐसा नाला गया है, रहता है कभी कभार कुछ खेत में क्या रहता है कि बीच में से कुछ नाला गया रहता है तो खेत के टुकड़े हुए रहते हैं। नाला मतलब बड़ा नाला नहीं रहता है, छोटा नहर वगैरह रहती है, या किसान भाई वही से इस्तेमाल करते हैं इधर उधर जाने के लिए। और मान लो कि एक ऐसा है वो मतलब पहले से तो हो गए खेत के 4 टुकड़े, बराबर, समझ में आया। अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर ये चीज़ किसान को खुद बनानी पड़ेगी। और जहाँ तक मुझे अनुभव है कि ये पुराने अनुभवों से या पुरानी रचनाओं के वजह से किसानों की खेती करने का तरीका भी वैसे मॉडिफाई हुआ रहता है कि मान लो अगर ये ऐसा 4 टुकड़ा गिर गया है 1 2 3 4, अभी देखिए अगर ऐसा सच में है उनके खेत में तो ये पाइपलाइन यहाँ से डालने से अच्छा है कि आप इसके बाजू में ही डाल दो, सीधा सीधा आसानी हो जाएगी आपको काम करने में। मतलब ये पाइपलाइन ऐसा लेके जाके इसके बाजू में डाल दो, या ऐसा लेके जाके इसके बाजू से इसके बाजू तक लेके जाओ, या इधर लेके जाओ, तो आपको काम करने में आसानी हो जाती है। इसको हम बांध भी बोलते हैं। कई बार क्या रहेगा कि नाला नहर नहीं रहेगी छोटी, लेकिन बांध रहेगा कि भाई वहाँ से आप यूज़ करते हो खेतों में इधर उधर घूमने के लिए, या वहाँ पे जगह छोड़ी आपने और आपके पूर्वजों ने कि वहाँ से वो बांध गिर गया है, तो वो चीज़ का आज अपन ने इस्तेमाल करना है। तो ऐसे सोचना है आपने, समझ में आया। और कई बार क्या रहता है कि इसके वजह से आपके खेतों में जो क्रॉप आपने लगवाई है, जो फसल आपने लगवाई है, वो भी डिसाइड रहती है आपकी। मतलब मान लो कि एक किसान भाई को 4 प्रकार की फसल लेना है तो वो क्या करेगा, एक में एक लगवाएगा, दूसरे में दूसरे लगवाएगा, तीसरे में तीसरे लगवाएगा, चौथे में चौथी लगवाएगा, 2 लेना है तो 2-2 करेगा। तो यही चीज़ों से उनकी फसल में भी डिवाइडेशन रहता है। और अगर उसको नहीं लेना है फसल अलग अलग तो वो एक भी लगवा देगा, लेकिन इस हिसाब से प्लॉट को छोटे टुकड़ों में पहले डिवाइड करना है। कभी भी मतलब कितना भी बड़ा क्षेत्र रहे, 20 एकड़ रहे, 40 एकड़ रहे, 2 एकड़ रहे, 4 एकड़ रहे, आपको एक एक 1.25 एकड़ के प्लॉट गिराने। समझ में आया। तो यह वीडियो भी ज़्यादा बड़ी ना बने और काफ़ी चीज़ें हमने आपको बताई है, तो हो सकता है कि आपके भी कुछ सवाल इसके बारे में आ जाए। तो यह वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट, जो भी सवाल आपके मन में वो कमेंट करेंगे, और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर करेंगे। और अगर आपको वीडियो देखते समय या वीडियो देखने के बाद भी कोई सवाल आपके मन में आ रहा है तो हमारा जो इंजीनियरों की टीम है वो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक वहाँ हमारे कॉल सेंटर में उपलब्ध रहती है। उनके नंबर हमने दिए हैं, आप उनको कॉल कर पाएंगे।
इसी के साथ यह वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। अगले पार्ट में इसके आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।